Hello everyone, I hope you all are well. As you can see, today we are going to start a very different, very important topic, that is doctrine of res judicata. The main topic of civil procedure code is we are discussing in this session right now. It is covered in section 11. आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो जस्ट पे योर अटेंशन. वी आर गोइंग टू कवर दिस टॉपिक इन डिफरेंट सेशंस. आई थिंक ये इसकी 3-4 सेशन तो जरूर हो जाएंगे, सो डोंट स्किप एनी वन. स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल, कि आपको एग्जाम्पल से समझ आए कि एक्चुअल में डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा होता क्या है. देखिए बच्चे, सपोज कीजिए दो पार्टीज हैं ए एंड बी. ए प्लेंटिफ है, मतलब जिसने केस फाइल किया है. बी इज हेयर डिफेंडेंट, द ऑपोजिट पार्टी. ओके, इनके बीच में केस चल रहा है और केस कहाँ पर फाइल किया गया है? दैट इज इन दिल्ली हाई कोर्ट. ओके, कोई भी कोर्ट हो सकती है दिल्ली में. अब क्या है, दिल्ली ने वो केस कंप्लीट डिसाइड कर दिया, केस इज डिसाइडेड. तो केस डिसाइड हो चुका है, डिक्री पास हो चुकी है. ठीक है, डिग्री पास होगी सपोज कीजिए 1 जनवरी 2023 को. राइट. सो हियर जो ये केस डिसाइड हुआ है, इसमें बी डिग्री होल्डर, मतलब बी के फेवर में जजमेंट आई है और ए क्या हो गया? जजमेंट डेटर. अब क्या हुआ कि ए के फेवर में डिसीजन नहीं आया है, सो इससे जो है ए सेटिस्फाई नहीं हुआ. ए ने अगेन क्या किया? सेम बोथ द पार्टीज बी के अगेंस्ट फिर से वही केस फाइल किया. कहां पर? यूपी कोर्ट में. ठीक है, यूपी कोर्ट में जाकर सेम मैटर ऑफ इशू में सेम केस फाइल किया. यहां पर एक चीज याद रखिएगा, सेम मैटर इन इशू, दैट इज व्हाट द मेजर थिंग इज. ठीक है, इस सेम इशू को उन्होंने यूपी कोर्ट में फाइल किया, सेम ही पार्टीज थी. अब बताइए, क्या ये केस चलेगा? क्या इस केस पर हियरिंग होगी? क्या कोर्ट इस केस को एक्सेप्ट करेंगे? एडमिशन होगा? नो, नॉट एट ऑल. व्हाई? बिकॉज यहाँ पर अब आपका क्या लग जाएगा? डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा. हाउ? बिकॉज दिस मैटर has already been decided in Delhi court. सेम मैटर है, सेम पार्टीज हैं, सेम जो मैटर इन इश्यूज हैं वो डिसाइड हो चुके हैं. कहां पर हो? दिल्ली कोर्ट में. सो डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा इज व्हाट? इट पुट रिस्ट्रेंट ऑन द रिपीटिशन ऑफ लिटिगेशंस, प्रिवेंटिंग टू डिक्रीज ऑन सेम मैटर इन इशू. दो डिक्रीज एक ही मैटर ऑफ इशू पे नहीं आएंगी. नो पर्सन शुड बी वेक्स्ड ट्वाइस फॉर द सेम मैटर. अब जैसे बी के फेवर में आ गई है जजमेंट, तो ये नहीं होगा बी को फिर से दूसरी कोर्ट में ले जाओगे और आप बी के अगेंस्ट फिर से फाइल करोगे. नो, एक पार्टी को आप बार बार से एक सिचुएशन में नहीं डाल सकते हो. यू कैन नॉट वेक्स ट्वाइस द सेम मैटर. ओके, यू कैन नॉट क्रिएट ट्रबल फॉर अदर पार्टी ट्वाइस. So to bring finality to the litigation, to put an end to the litigation, this is very much required कि ये जो रेस जुडिकाटा था इसको लेकर आया गया. ओके, अब आपको समझ में आ गया रेस जुडिकाटा के पीछे क्या रीजन था और इसको क्यों हम इन एग्जिस्टेंस लेकर आए. सेक्शन 11 puts a bar on these kind of issues. So let's discuss. This is what is the policy behind res judicata. अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे what is the policy, देखिए बच्चे, रेस जुडिकाटा इज बेस्ड अपॉन पब्लिक पॉलिसी. ठीक है, ये एक तरीके से पब्लिक पॉलिसी है. राइट, पब्लिक पॉलिसी, द सोसाइटल वेलबींग. हेयर टू डायमेंशंस हमने ध्यान में दी हैं. क्या क्या? फर्स्ट वन इज पब्लिक पॉलिसी एंड सेकेंड इज प्राइवेट पॉलिसी. ऑल्सो यू कैन से इंडिविजुअल पॉलिसी. ठीक है, अब यहाँ पे जो बी था वो इंडिविजुअली था ना, तो पब्लिक पॉलिसी के साथ साथ ये एक प्राइवेट पॉलिसी भी है. ओके, प्राइवेट पॉलिसी मीन्स समवेयर प्रोटेक्टिंग प्राइवेट पीपल इंटरेस्ट टू एंड समवेयर प्रोटेक्टिंग द public interest too. If there is a dispute between two persons and the dispute has been brought to the court and court has heard and finally decided, as we see in Delhi court,
द डिस्प्यूट, ये सर्टेनिटी इन लीगल रिलेशंस में है जो, सपोज कीजिए मी एंड यू आर इन द सूट, ठीक है, एंड द कोर्ट हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड द सूट, सो देयर शुड बी सर्टेनिटी। अब एक सर्टेनिटी आ चुकी है, अब यहाँ पर एक फाइनल जजमेंट हो चुकी है, आई शुड नॉट बी अंडर एंटिसिपेशन, ठीक है। अब कोई भी ऐसी बात या कोई भी ऐसा इशू नहीं रहा है जिस पर अभी तक मैटर डिसाइड नहीं हुआ है, केस डिसाइड नहीं हुआ है, एवरीथिंग इज फुली डिसाइडेड एंड यू आर फुली सेटिस्फाइड, एंड अगेन आप क्या करते हो, यू फाइल द सूट एंड अगेन कोर्ट में पास कर देते हो डिफरेंट जजमेंट्स, सो वंस द जजमेंट हैज बीन पास्ड इट शैल बी फाइनल। जो ये केस डिसाइड हुआ है, इट्स द जजमेंट अब यहाँ पर फाइनल है, ठीक है। My legal relationship with you with respect to the particular subject matter should be done forever, अब हो चुकी है, except it can be opened in appeal। आप अगर अपील में जाते हैं, रिवीजन में जाते हैं, एटसेट्रा जितने भी केसेस हैं उनमें जाते हैं, तो वो एक डिफरेंट बात है। मतलब आप दोबारा से अपील करना चाहते हो कि आपको जजमेंट में अभी भी लग रही है बात कि नहीं ये फेवर में नहीं आई है, या यू आर नॉट सेटिस्फाइड, या यू डोंट फील कि आपको कंप्लीट जस्टिस हुआ है, आप अपील कर रहे, रिवीजन कर रहे, दैट्स द डिफरेंट थिंग। बट अगर आपका मैटर डिसाइड हो गया, आप सेम मैटर को किसी दूसरी कोर्ट में जाके फिर से स्टार्ट नहीं करवा सकते, दैट इज व्हाट योर रेस जुडिकाटा सेज। ओके, कम से कम ट्रायल कोर्ट में आप दोबारा ट्रायल नहीं होगा, इसकी गारंटी होनी चाहिए, है ना। और इसीलिए रेस जुडिकाटा है कि एक बार ट्रायल कोर्ट में फुली मैटर डिसाइड हो गया है, यू कैन नॉट अगेन गो टू अ ट्रायल कोर्ट। So there is a requirement of certainty of legal relationship between two individuals through the judgment, and that is why private policy is involved in the same sense. If matter is not solved forever, then there will be a societal sense of uncertainty, ठीक है, that sense of anticipation रहती है, तब आप जा सकते हैं, ठीक है। So res judicata is based upon equity, justice and good conscience. It involves both public and private policy, and it's related to both societal and individual well-being. Private policy relates to bringing about uncertainty of legal relations between individual through judgments, and public policy क्या होती है, to do away with societal apprehensions, मतलब एक डर बना रहे कि नहीं फिर से हम पर केस चल सकता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। हर एक पर्सन कभी भी अनसर्टेन इन्वायरमेंट में नहीं रह सकता है कि आपका मैटर पर डिसाइड हो गया, अब यहाँ पे तो देखिए बी के फेवर में जजमेंट आया है, बी को फिर से डर रहेगा कभी फिर से मेरे खिलाफ मैटर ना ट्रायल कोर्ट में शुरू कर दें, राइट। तो उसको एक सर्टेनिटी देने के लिए ये डॉक्ट्रीन आया है, ओके। वी आर द सोसाइटी, और उनको पता है कि जजमेंट आ भी गया है तो दो लोगों के बीच में टू बी फाइनल है, क्योंकि एक पार्टी दोबारा भी सूट कर दे, है ना, तब हमेशा हम एप्रीहेंशन में रहेंगे कि कल को फिर कोई सूट हो जाएगा। तो जजमेंट दैट हैज बीन पास्ड जो होगी वो एक तरीके से सर्टेन नहीं रहेगी, है ना। अगर आपको एक एप्रीहेंशन रहेगा, डर रहेगा, तो जो जजमेंट प्रीवियस आई है दैट इज नॉट सर्टेन। सपोज जो डिग्री पास हुई है इन माय फेवर, in which court has given me title and possession of a particular house, so once the decree has been passed in my favor, so I should be sure that this house is now mine, okay, and I wait for his appeal जब बाई चांस फाइल हुई है, सो आई वेट फॉर द डिसीजन ऑफ अपील, और एंड इफ अपील इज नॉट फाइल्ड, तो इसका मतलब योर डिसीजन इज फाइनल, एंड इफ पर्सन सेड no, this judgment is not final and the other party wants you again file the suit against you for the same house same suit, तो यहाँ पर क्या होगा, इन दैट केस द रिजल्ट इनटू एम्प्रीहेंशन, है ना। आपके माइंड में 24 घंटे डर बैठा रहेगा कि कभी भी मेरे को इस घर से फिर से निकाल दिया जा सकता है ना। सपोज आई वॉन्ट टू मेक सम इम्प्रोवाइजेशन अपॉन दी हाउस, ठीक है, आपको कोई इम्प्रोवाइजेशन करनी है, या आपको ऊपर एक और फ्लोर बनाना है ना, आपके फेवर में डिग्री मिल गई है, पोजेशन भी मिल गया है, तो आप उस पे एक और फ्लोर बनाना चाहते हो, कुछ रेनोवेशन करवाना चाहते हो, तो इसके आप या इसको सेल करना चाहते हो, तो आपको पता है कि दोबारा सूट आप पर हो सकता है, तो आप क्या करोगे, कोई भी ऐसा स्टेप लेने से रुक जाओगे, है ना, यू विल रिस्ट्रेन फ्रॉम टेकिंग एनी सच स्टेप। सो द पर्पस जो होगा डिग्री का वो एक तरीके से डिफीट हो गया, जो आपके फेवर में केस आया है, आपके फेवर में जजमेंट आई है, एक तरीके से उसका जो मेन रिजल्ट रहेगा, मेन ऑब्जेक्टिव है, वो कहीं ना कहीं डिफीट हो गया, बिकॉज यू आर नॉट टेकिंग एनी फर्दर स्टेप,
right? So in order to prevent all these things, there has to be a rule of certainty. That is why doctrine of res judicata को rule of certainty भी बोला जाता है, right? Or judicial decisions also in prevent the multiplicity of proceedings, ठीक है, to prevent multiplicity of proceedings, and therefore res judicata plays the role of providing certainty and finality to the judicial decisions. ठीक है बच्चे, आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा. रेस जुडिकाटा जो होता है बच्चे इज ऑल्सो कॉल्ड एस्टॉपल बाय रिकॉर्ड. एस्टॉपल बाय रिकॉर्ड मतलब जो रिकॉर्ड हुई है, रिकॉर्डिंग्स आई हैं, उसके खिलाफ भी एक स्टॉपल का रोल प्ले करता है. स्टॉपल का मतलब क्या होता है? इफ ए हैड मेड अ पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन टू बी, सपोज कीजिए ए ने कोई बी को कोई रिप्रेजेंटेशन दिखाई है, या ऐसे बोले जैसे इस शॉप का ओनर मैं हूँ, या इस फैमिली का हेड मैं हूँ, ठीक है, एंड बी ऑन फेथ ऑफ दैट रिप्रेजेंटेशन, उस चीज के ऊपर ट्रस्ट कर कर मेड बाय ए, ठीक है, उस पर कर लेता है, सो बी ऑल्टर हिज पोजेशन. और जब ए ने रिप्रेजेंटेशन किया था तो ए का इंटेंशन ये भी था कि बी मेरी बात पर विश्वास करे, एंड विद दैट इंटेंशन बी मस्ट बिलीव मी, या ए मेड सम रिप्रेजेंटेशन टू बी एंड बी ऑन द फेथ ऑफ दैट रिप्रेजेंटेशन क्या करता है? ऑल्टर्स हिज पोजीशन. नाउ वंस बी ने एक बार ऑल्टर कर दी, ए कैन नॉट ए इज नॉट अलाउड टू रिस्ट्रेन, ठीक है, वो अपने अब इस पोजीशन से या अपनी उस रिप्रेजेंटेशन से स्टेप बैक नहीं कर सकता. ओके, लाइक ए अब कहता है कि नहीं नहीं, मैंने तो जो कहा था वो झूठ था, या वो गलत कहा था, मैं अपनी बात वापस लेना चाहता हूँ. देन ही विल नॉट बी अलाउड टू रिट्रैक्ट फ्रॉम द स्टेटमेंट दैट ही हैज मेड अर्लियर. सपोज कीजिए ए ने बोला था मैं इस शॉप का ओनर हूँ, एंड ए बी ने इस बात पर विश्वास कर कर क्या कर लिया, सेल ले ली और सेल्स पेपर अपनी मनी दी, ठीक है, और उसको शॉप को खरीद लिया. अब बाद में क्या होता है, जो उसका एक्चुअल ओनर आता है वो आता है दिस शॉप वाज माइन. तो यहाँ पर जब ए ने जो बात बोली थी, ए कैन नॉट रिट्रैक्ट फ्रॉम हिज स्टेटमेंट बिकॉज नाउ ही विल बी स्टॉप्ड बाय द doctrine of estoppel. Here A will say that A is stopped from turning back. He cannot turn back from his statement. A will be bound by the principle of estoppel. राइट बच्चे? सो डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा भी कुछ ऐसा ही है कि अगर एक बार जजमेंट आ गई है तो ए अब एक तरीके से स्टॉप हो जाएगा यहाँ पर इस केस में, एंड ही कैन नॉट टेक एनी फर्दर स्टेप. जो उसके फेवर जो भी डिसीजन आया है, ही इज नाउ स्टॉप फ्रॉम डूइंग द नेक्स्ट स्टेप. राइट? अब आपने देखा हो एविडेंस एक्ट में हमने स्टॉपल करा था. स्टॉपल देखिए तीन तरीके का मेन होता है. स्टॉपल बाय कंडक्ट, sorry, four: estoppel by conduct, estoppel by deed, estoppel by pious and estoppel by record. Okay, and res judicata जो होती है is a manifestation of principle of estoppel by record. ठीक है, estoppel by record mean estoppel by judgment. इन इसको लिख सकते हैं आप estoppel by judgment. मतलब जो जजमेंट आई है, नाउ यू आर स्टॉप्ड फ्रॉम डूइंग एनी फर्दर स्टेप. Right? So like suppose कीजिए A has filed the suit against B. Now this suit has made certain representation, and in light of those representation B also had made certain representations. Now A has presented certain evidences. A ने कुछ evidences भी दिखाई, suppose यही case ले लीजिए, and B also presented some evidences, and A has present certain arguments. Same B ने भी कुछ arguments दी हैं. Once both of them have made their representation, but it is expected that क्या हो, you should make your full representation and you should represent all your evidences. सो इससे क्या होता है, दिस इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द पार्टीज कि आप एक बार में ही अपने सारे एविडेंसेस, सारी स्टेटमेंट्स दिखा दीजिए. एंड वंस एवरीथिंग इज बीन सेटल डाउन एंड द डिक्री हैज बीन पास्ड, अब क्या होता है, नाउ वन ऑफ देम टर्न्स अप. अब एक जो होता है, लाइक सपोज कीजिए ए यहाँ पर टर्न अप हो जाता है एंड से दैट नो नो आई हैव टू मेक वन मोर रिप्रेजेंटेशन, मुझे कुछ और भी दिखाना है, कुछ और भी शो करना है. आई वॉन्ट टू रिप्रेजेंट नाउ फैक्ट या न्यू any new fact or any new issue which did not represented earlier.
So it is not that it was on your representation and B has altered his position. अब तो जजमेंट आ चुकी है, केस हो चुका है डिसाइड कंप्लीट, और बी की जो सिचुएशन थी या बी के फेवर में जजमेंट आ गई है. नाउ ए कैन नॉट रिट्रैक्ट फ्रॉम हिज प्रीवियस स्टेटमेंट्स. ठीक है, आपके रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पर बी ने अपनी पोजीशन ऑल्टर की है और ऑल्टर कर दी है. ठीक है, उसने भी अपनी एविडेंसेस प्रोड्यूस कर दिए. सो जो कुछ भी खर्चा था कर दिया, या टर्न बैक करके कहते हो कि नहीं नहीं ये नहीं है, ये मैं नहीं कहना चाहता था और मैं अपना कोई डिफरेंट एविडेंस देना चाहता था, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो. Here is the principle of estoppel will apply upon him and he will not be allowed to retract from his earlier fact, and all the fact you knew or everything has represented before the court, later on turning back from that, saying that I forgot to tell the court that you will not be allowed to heard on that fact. ठीक है, you are stopped. सो वंस जजमेंट आ चुकी है बच्चे कोर्ट से, कोर्ट ने जो भी रिकॉर्ड प्रिपेयर करने थे, पार्टीज की पोजीशन ऑल्टर हो चुकी है, देन नाउ वन ऑफ देम कैन नॉट अलाउ टू रिट्रैक्ट एंड से समथिंग डिफरेंट. ठीक है बच्चे, सो रेस जुडिकाटा इज ऑल्सो मैनिफेस्टेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ स्टॉपल बाय रिकॉर्ड एंड पार्टी इज एक्सपेक्टेड टू मेक देयर फुल रिप्रेजेंटेशन, दैट इज to represent all their facts before the court, and in accordance with this representation opposite parties अपनी position alter करती हैं. once on the basis of these respective representation जो suit है वो finally heard हो जाता है, finally decide हो जाता है, and then estoppel will apply. Parties cannot be allowed to turn back and claim that he wants to raise a fact yet कोई different fact. Parties now are bound by estoppel due to judgment. Right? So this is the main thing about doctrine of res judicata. I hope आपको अच्छे से समझ में आया है. In today's session, I just gave you intro, what is the policy behind res judicata and how estoppel applies on this. It is the rule of certainty. Stay tuned for the next session, because in next session I am going to tell you what is the scope of res judicata, and then in later section I am going to discuss various features of res judicata, or you can say conditions of res judicata. So इस example से आपको एक overview मिल चुका है. In today's session I just gave you overview and intro. Stay tuned for the next one. Till then, have a good day. Thank you.